आप सभी को नमस्कार। तो आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की। तो आज सबसे पहले हम लोग एकदम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस किस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपसे सबसे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टॉपिक की बात करता हूँ, तो इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल सा ये समझाऊंगा कि हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करनी है, जिनकी हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग कुछ थोड़े बहुत हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके उनकी बातें स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड और एक हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ऑक्साइरेन, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, इसी तरीके से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। फिर एजरिडीन आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, NH ऐसे करके। तो ये आपके सभी क्या है, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे और एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, टेट्राहाइड्रोफुरेन THF, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में, जहां पर आपने पढ़ा होगा अल्कोहल के टाइम पर फॉर्मेशन के THF टेट्राहाइड्रोफुरेन। और अगर मैं आपसे बात करूं इसके अलावा 1,4 डाइऑक्सिन, ये सभी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अगर हम अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो आते हैं, एक तो सबसे पहले जो हमारे पास होगा फ्यूरेन। सबसे पहले आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे, फ्यूरेन एकदम बेसिक बात है ताकि आप इनसे रूबरू हो सको। फ्यूरेन हो गया, इसके बाद आपके पास हो गया पायरॉल, यहाँ पर ये हो गया पायरॉल। इसी तरीके से आप और समझ सकते हो थायोफिन। फिर इसके बाद बहुत सारे और भी होते हैं हमारे पास, एक होता है पिरिडीन, और इसके बाद फिर हमारे पास एक इंडोल होता है। इंडोल, आपको ये सब नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जैसे आप समय बिताओगे अपने आप समझ जाओगे। उसके बाद क्यूनोलिन, आपने क्यूनोलिन का नाम भी सुना होगा। क्यूनोलिन क्या होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ये हो गया क्यूनोलिन। तो फ्यूरेन हो गया, यहाँ पर हमारे पास पायरॉल हो गया, यहाँ पर हमारे पास थायोफिन हो गया। ये सभी हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारे पास पिरिडीन हो गया। कम से कम जिनकी आप स्टडी करने जा रहे हो उनके नाम तो थोड़े बहुत आपको पता ही होने चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास इंडोल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूनोलिन। तो एकदम बेसिक आइडिया जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हमारे पास सभी होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमें इस हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, पूरी की पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में स्टडी क्या करना है, मतलब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे ये बात करता हूं तो देखिए, जो पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग, जो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग दो बातें पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ सकते हैं हम लोग नेमिंग, एक तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक पूरा अलग ही टॉपिक होती है, अलग ही इसकी कहानी होती है, नेमिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम लोग नेमिंग में अपना समय बर्बाद ना करके एकदम टू द पॉइंट सारी इसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल बातें होती हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, रिएक्शंस को जोड़ेंगे, किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे, इस सब बातों में फोकस करने वाले हैं। नेमिंग पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है, यही पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। यही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके पास ये सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिख रहे हैं, एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जो मैंने यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखे हैं, तो यही हमारे चैप्टर्स हैं। ये जितने भी आप लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख रहे हो, यही हमारे क्या है, चैप्टर्स है। मतलब एक ही चैप्टर में ये हमारे क्या होंगे, सब टॉपिक
टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सब टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक बात जानेंगे। तो कहानी तो हम इसकी नेमिंग की करेंगे नहीं, हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज को भी मैं दो बातों में, एक तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज बता दूंगा, जनरल बातें। एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बेसिसिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, ये सारी बातें हम जनरल प्रॉपर्टीज में करेंगे। अब एक जो होगा हमारे पास वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में कोई सवाल आता है ज्यादातर जिसमें रिएजेंट्स वगैरह यूज करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज से है। अब मैं आप लोगों से उम्मीद क्या रखता हूं, अगर आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए, तो मेरी कुछ उम्मीदें होंगी आपसे। तो वो उम्मीद क्या है, इस चीज को समझिए। वो उम्मीद है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म का और बेसिक आइडिया होना चाहिए रिएजेंट्स का। ये दो टॉपिक्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ज्यादा आइडिया मैं दे दूंगा, मैं रिएक्शंस कराऊंगा, बहुत सारी बहुत हद तक चीजें समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, जो आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा इसी में से आपके क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे, नेट लेवल तक लेके जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत ही अच्छे से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो सबसे पहले आज बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज की। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास बेसिकली तीन बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगी एरोमेटिसिटी, कि किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। दूसरी जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सिग्नेचर रिएक्शन है इस पूरे टॉपिक की। ये मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इन पर अटैक कौन करना आता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप खुद समझते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द खेल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, जिसने पढ़ रखा हुआ है, जान रखा हुआ है। तो अब एक एक करके सारी चीजों को स्टडी करेंगे। पायरोल पढ़ेंगे, फ्यूरेन पढ़ेंगे, थायोफिन पढ़ेंगे, प्रिडिन पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि आप एकदम दिमाग में छप जाएगा, आपको कुछ भी बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज से। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी जनरल प्रॉपर्टीज की बातें। देखिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक ही है जनरल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो अगर मैं आपसे जनरल प्रॉपर्टीज में बताऊं, तो जनरल प्रॉपर्टीज में हम तीन बातें पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, कि किस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी, सबसे पहली बात हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी, कि यहाँ पर जो ये रिएक्शंस दिखाएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। अभी धीरे धीरे हम लोग सारी बात समझेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, ये सब बातें भी समझेंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। तो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को फिर हम लास्ट में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी से। अगर मैं आपको एरोमेटिसिटी ऑर्डर समझाऊं, तो आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, एक टर्म पता होना चाहिए। उस टर्म का नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी। उस टर्म का नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी। और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, कि अगर किसी सिस्टम में आपको एरोमेटिसिटी बतानी है तो उस सिस्टम की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, इसका मतलब उसकी एरोमेटिसिटी, उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो आपको मैं यहाँ पर एक ऑर्डर बताने जा रहा हूँ, और उस ऑर्डर के बाद मैं आपको यहाँ पर उसका एकदम एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कि उसकी वैल्यूज के साथ है रेजोनेंस एनर्जी की, वो लिख दूंगा, ताकि आप फिर उसको आराम से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा बार बार। तो बात समझिए, अगर मैं आपसे एरोमेटिसिटी की बात करता हूं, तो सबसे पहले आगे होता है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर थायोफिन। थायोफिन के बाद हमारे पास आता है पिरिडीन, फिर होता है हमारे पास पायरोल, एंड लास्ट में आता है हमारे पास फ्यूरन। तो इस
तरीके से हमारे पास एरोमेटिसिटी का ये घटता हुआ क्रम है। इस तरीके से सबसे ज्यादा बेंजीन, फिर थायोफीन, फिर pyridine, फिर पायरोल और लास्ट फ्यूरॉन। अगर मैं आपसे इनके रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू की बात करूं तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगी वो किलोजूल पर मोल में यहाँ पर गिवन होगी, जो मैं आपको यहाँ पर डेटा लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो बेंजीन होती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू 152 अराउंड होती है। थायोफीन की जो वैल्यू होती है वो 122.2 समथिंग होती है। जो pyridine होती है उसकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है 117। पायरोल की वैल्यू होती है हमारे पास 88 एंड लास्ट फ्यूरॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 64। तो ये जो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यूज है ये साफ साफ दर्शा रही हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू सबसे कम, जिसकी वजह से यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर भी सबसे कम। एक सवाल यहाँ से निकलता है तो वो सवाल हम यहीं पर नोट में समझते हुए चलेंगे। एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, नोट में यही सवाल आता है जनरली जो आपके जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि जो थायोफीन होता है, थायोफीन की एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है पायरोल एंड फ्यूरन से। वाई? ऐसा सवाल आता है, पायरोल एंड फ्यूरन से थायोफीन की एरोमेटिसिटी, मैं बात कर रहा हूं कौन से ऑर्डर की, एरोमेटिसिटी ऑर्डर की ज्यादा होती है। वाई? तो यहाँ जो डिफरेंट बुक्स लॉजिक देती हैं, रीजन देती हैं, वो बेसिकली रीजन होता है सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर जो थायोफीन है उस थायोफीन में क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। डी ऑर्बिटल, सल्फर के पास क्या ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी। तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, एक एडिशनल, मतलब कि ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग या आप जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अभी हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, तब मैं आपको वहां पर समझा दूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर इस सवाल को आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये हमारे पास होता है रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। इस बात से हम लोगों ने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद कर लिया है और ये हमारा पहला सवाल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है एग्जाम के लिए। अब अगर मैं यहाँ आपसे एक और बेसिक सा सवाल पूछूं, बताइए यहाँ पर ऑर्डर में कौन किसका ज्यादा होगा। मान लो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड है, पहला कंपाउंड, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर देता हूँ पायरोल, फिर यहाँ पर मैं आपको देता हूँ फ्यूरन, ये तीन है हमारे पास। और लास्ट में एक और मैं बात कर लेता हूँ pyridine टाइप, फिर तीन है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मेरा सवाल है बताइए इनमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, कि मतलब सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, मतलब ऐसे पूछ सकता हूँ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी जिसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा, ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा समझना है, ये वाला एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक, ये वाला तीनों ही एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो आपके पास हेटेरो एटम होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी थोड़ी सी कम होगी एज एक्सपेक्टेड इसके। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एंड लास्ट आ जाएगा हमारे पास थर्ड। तो ये एक सवाल हमारा रेडी हो चुका है। तो जनरल प्रॉपर्टीज में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था एरोमेटिसिटी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरे टॉपिक की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, मतलब जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज में दूसरी बात है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एटम की जगह ले लेगा। और ये जो भी अटैकिंग अटैक करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो मैं बोल सकता हूं हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक
कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहां पर सवाल ये है कि सर हमारे पास जो वेरियस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनमें सबसे ज्यादा किसकी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले ऑर्डर बता देता हूं और फिर यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर होता है पायरोल। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेट, गेट, IIT एग्जाम, DU, BHU सब जगह ये सारे सवाल स्टैंडर्ड सवाल चलते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है फिर फ्यूरन, पायरोल हो गया, फ्यूरन हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हो गए। ये मैं आपको कुछ लिख रहा हूं पहले कंपाउंड्स, फिर आप एक एक करके सभी ऑर्डर्स को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और फिर हमारे पास एक प्रीडीन है और लास्ट में हमारे पास एक बेंजीन है। ये आपके पास कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड लास्ट ये फिफ्थ है। यहां पर मुझे आपसे पूछना है कि बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक ज्यादा करेगा। तो एक बात आप समझिए पहले, सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास ये डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, बेंजीन को हटाकर, तो इन सब में हमारे पास जो ऑर्डर देखा गया है, जहां पर डिफरेंट रिएक्शंस जब आप पढ़ोगे तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर इनका आया है, ऑर्डर में सबसे जो टॉप पर हमारे पास है पायरोल, सबसे टॉप पर होता है पायरोल। तो पायरोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रेट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है हमारे पास फ्यूरेन, फिर होता है हमारे पास थायोफिन। अब थायोफिन का यहाँ पर कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2p5 3p5 होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी कम हो जाती है ड्यूरेबिलिटी की वजह से। एक और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वो होगा बेंजीन और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर प्रीडीन। तो प्रीडीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति जो रिएक्टिविटी होता है वो ना के बराबर होता है, ना के बराबर। फिर भी हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पर, रिएक्शंस कुछ समझेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास था एक ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं आपसे यहाँ पर बेंजीन और प्रीडीन में डिस्कशन करूं तो देखिए बेंजीन और प्रीडीन में जो फर्क होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन एटम है और आपको पता है जो ये है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये पाई सिंक का काम करता है। ये जो एटम है, हेटेरो एटम है, इसकी वजह से ये पाई सिंक का काम करता है और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच का काम करता है। अब सवाल आपका ये आएगा, सर चलिए आपने बेंजीन और प्रीडीन में हमें समझा दिया, लेकिन आप सर ये बताइए जो स्टार्टिंग में जो ये तीन आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं इनका बेंजीन से ज्यादा क्यों है? हमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी दिख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये पायरोल का आर घाई ये क्यों है, तो इसी की हम बातें कर रहे थे। तो समझिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कार्बन एटम, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कार्बन एटम। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम पर कार्बन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 5। तो ये इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है।